नमस्कार, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस कुछ दिनों में 2-3 दिनों में हिमाचल के न्यूज़पेपर से करंट अफेयर हिमाचल के बने हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का PDF फाइल और अदर वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको अदर वीडियो का PDF फाइल भी मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मेड द सैनिटाइजर। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल ने जो है वो सैनिटाइजर बनाया है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, GSS मोगीनंद। देखो, GSS मोगीनंद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोगीनंद, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस स्कूल ने जो है अभी हाल ही में सैनिटाइजर बनाया है। देखो, सैनिटाइज़र कैसे बनाया गया है। इस सैनिटाइज़र को बनाया गया है बासी रोटियां और गुड़ के मिश्रण से इस सैनिटाइज़र को बनाया गया है, इसलिए ये सैनिटाइज़र जो है वो फेमस, मतलब ये इतनी न्यूज़ में आया हुआ है। इसके अलावा देखो, आप याद रखिए कि मोगीनंद स्कूल जो है इसमें कई उपलब्धियां जो है स्कूल के नाम है। सबसे पहली उपलब्धि जो है वो है कि मोगीनंद स्कूल जो है वो सबसे पहला हिमाचल प्रदेश का ऐसा स्कूल बना है जहाँ पर कैंपस रेडियो स्टेशन जो है वो शुरू किया गया है। और दूसरा जो इसकी उपलब्धि है वो है कि लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 108 घंटे लगातार पढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी स्कूल के नाम है। और तीसरा रिकॉर्ड है कि कागज के जहाज उड़ाने का रिकॉर्ड भी जो है स्कूल के नाम है, और इसके लिए स्कूल को जो है वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इस स्कूल को जो है वो 16 बार नेशनल साइंस प्रोजेक्ट में पहला और दूसरा स्थान भी मिल चुका है। पर्यावरण संरक्षण में भी स्कूल को राष्ट्रीय अवार्ड दिया जा चुका है। स्कूल के इको क्लब को 2 बार प्रदेश में जो है वो बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। इस स्कूल के जो विज्ञान प्रवक्ता हैं संजीव अत्री, ये सैनिटाइजर उनके द्वारा बनाया गया है। देखो, ये स्कूल काफ़ी न्यूज़ में रहता है और काफ़ी उपलब्धियां अपने नाम दर्ज करवा चुका है। तो याद रखिएगा कि ये स्कूल कहाँ पर स्थित है। GSS मोगीनंद स्कूल, ये सिरमौर में स्थित है और फेमस स्कूल है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच मंथ मणिमहेश यात्रा बैगिन। तो मणिमहेश यात्रा कब शुरू होती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मणिमहेश यात्रा न्यूज़ में क्यों थी। देखो, अभी मणिमहेश यात्रा इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है वो मणिमहेश यात्रा को भी रोक दिया गया है। मणिमहेश यात्रा जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मणिमहेश यात्रा के बारे में आप याद रखें कि ये जो है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी को शुरू होती है और राधा जन्माष्टमी तक चलती है। अगस्त के महीने में ये चलती है। और ये तो आपको पता है कि मणिमहेश यात्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में चलती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हैं हिमाचल के जिनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, शिवरात्रि मेला जो है वो फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर यात्रा 1 असौज को शुरू होती है। मणिमहेश यात्रा स्टार्ट होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। मणिमहेश यात्रा समाप्त होती है राधा अष्टमी को। फुलेज फेस्टिवल बादों और असौज के महीने में लगता है। नदराचा फेर किब्बर में लगता है जुलाई अगस्त के महीने में। चारवाल फेस्टिवल जो है बादों के महीने में लगता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर के महीने में शुरू होती है। मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ श्रावण मंथ को शुरू होता है और 3rd संडे ऑफ श्रावण मंथ को समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है और 1 बैसाख को समाप्त हो जाता है। रेणुका फेयर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। 10 डेज आफ्टर दिवाली मेला लगता है। इस मेले को इंटरनेशनल मेला 2011 में घोषित किया गया। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में लगता है। अगस्त दिवाली के 2 दिन बाद ये लगता है। पत्थर का खेल हलोक धामी में लगता है। दिवाली के 2 दिन बाद ये शुरू होता है कार्तिक महीने में। बिशु बेशोवा बैसाखी ये जो है ये ज्येष्ठ के महीने में लगते हैं। और नौली फेयर मंडी में लगता है। काहिका मेला कुल्लू में लगता है। शोभी यात्रा श्री नैना देवी से संबंध रखती है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल स्पीति में लगता है जून के महीने में। और थोन फेस्टिवल लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। तो ये इंपॉर्टेंट आप फेयर और फेस्टिवल के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। तो रेणुका जी बांध परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। इसकी क्षमता है 40 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की बात हुई है तो पहले तो आप यहाँ से याद रखिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 6 ऐसे राज्य हैं जिनको बेनिफिट पहुंचाएगा। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो 6 राज्य जिनको ये प्रोजेक्ट बेनिफिट पहुंचाता है वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। और इनके नाम भी आप याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो पता होना चाहिए। 40 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। अब देखो, कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में एक बार हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। देखो,
त्रिवेणी महादेव प्रोजेक्ट मंडी में स्थित है, 78 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। जिस्पा डैम प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है, 300 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। बाराखंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 45 मेगावाट का है और किन्नौर में स्थित है। लुजाई प्रोजेक्ट चंबा में स्थित है, 45 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। कसांग प्रोजेक्ट स्टेज 4 जो है वो किन्नौर में स्थित है, 48 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। चिटगांव मकधौन प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और 60 मेगावाट का है। इन प्रोजेक्टों के नाम तो आप याद रखिए। साथ ही जो चीज़ आपको याद रखनी है वो 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कमीशन किए गए हैं। इनमें जियोरी प्रोजेक्ट जो कि शिमला में स्थित है, 9.60 मेगावाट का है। रौरा प्रोजेक्ट जो किन्नौर में स्थित है, 12 मेगावाट का है। राला प्रोजेक्ट जो कि किन्नौर में स्थित है, 13 मेगावाट का है। और 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्च 2020 तक ये पूरे हो जाएंगे। इनमें कौन कौन से हैं? एक तो है सलूम प्रोजेक्ट जो कि 9 मेगावाट का है और दूसरा है कुवारसी प्रोजेक्ट और ये 15 मेगावाट का है। ये दोनों ही चंबा में स्थित हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टों के बारे में पढ़ लिया, काफ़ी बार इनके बारे में रिवाइज कर चुके हैं, तो धीरे धीरे अब आपको याद भी ये चीज़ें हो जाएंगी अगर आप डेली इन वीडियोस को देखते हैं, डेली चीज़ों को रिवाइज करते हैं। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है द 39th एस्टेब्लिशमेंट डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द नाबार्ड रिसेंटली, व्हेन वाज इट फाउंडेड। तो अभी हाल ही में नाबार्ड द्वारा 39th स्थापना दिवस जो है 39वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो नाबार्ड के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। कब नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 1982 में जो था वो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो नाबार्ड का एक ऑफिस जो है वो शिमला में भी स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करेंगे नाबार्ड की, तो देखो नाबार्ड की स्थापना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वैसे तो ये एक बैंक नहीं है, और तो ये क्या है? तो ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो कि चीज़ों को फाइनेंस करता है। रूरल डेवलपमेंट से जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को ये फाइनेंस भी करता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। 39th स्थापना दिवस इसका मनाया गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको नाबार्ड के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि नाबार्ड के बारे में कई बार एचएएस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यू अटल आदर्श विद्यालय विल बी ओपन इन हिमाचल प्रदेश एज पर द रिसेंट रिलीज नोटिफिकेशन। अभी हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे? देखो अभी हाल ही में ये डिसाइड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 14, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 14 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। इस साल जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। अब ये जो अटल आदर्श विद्यालय हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो 6ठी कक्षा से हॉस्टल की सुविधा इन स्कूल्स में होगी जो अटल आदर्श विद्यालय हैं। और इसमें और क्या क्या होगा? इंडोर और आउटडोर खेल जो है यहाँ पर होंगे, उनके ग्राउंड यहाँ पर होंगे इंडोर आउटडोर गेम्स के। ऑडिटोरियम वहाँ पर इनमें होगा, जिम इनमें होंगी, स्विमिंग पूल यहाँ पर होगा, डिजिटल पुस्तकालय यहाँ पर होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब यहाँ पर होगी। स्कूल में मेडिकल ऑफिसर, पैरा मेडिकल स्टाफ के पद भी भरे जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा अटल आदर्श विद्यालय के बारे में। 14 ऐसे अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे, मतलब एटलीस्ट हर एक जिले में एक एक अटल आदर्श विद्यालय तो खोला जाएगा। ये बात जो है वो कही जा रही है। बात यह है कि अटल आदर्श विद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला किस तरह से होगा। इनमें जो विद्यार्थियों का दाखिला होगा वो मेरिट के आधार पर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगी। और 6ठी कक्षा से दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा सबसे पहले होगी, ये भी आप याद रखिए। और हर एक कक्षा में यहाँ पर 50 सीटें होंगी। 25 सीटें छात्रों की होंगी, 25 सीटें छात्राओं की होंगी, और जो रिजर्वेशन मिलती है वो अलग से होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल में जो है वो महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में कितने किलोमीटर सड़कें बनी? ये देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, परंतु फिर भी ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में ये इसलिए आया था क्योंकि हिमाचल में इंडिया में बात करें तो सबसे अधिक किलोमीटर सड़कें जो है वो बनी है। ऑप्शन सी 613 किलोमीटर सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बनाई गई। तो देखो जब लॉकडाउन लगा था तब हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें बनाई गई, वो थी 613 किलोमीटर। पहला नंबर हिमाचल का आ गया, दूसरा स्थान आया जम्मू कश्मीर का।
जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जो है 456 किलोमीटर लंबी सड़कें जो है वो बनाई गई। और तीसरा स्थान आया बिहार का। बिहार में 279 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो बनाई गई। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आया, 235 किलोमीटर लंबी सड़कें वहाँ पर बनाई गई कोरोना काल के दौरान। ये आप याद रखिएगा कि कोरोना काल के दौरान ये उपलब्धि जो थी वो हिमाचल के नाम की गई। देखो, जब सड़कों की बात हो रही है तो आप ये याद रखिए कि वर्तमान टाइम की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर 2592 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कों के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो है देखो अलग अलग डिस्काउंट भी दिया जाता है जब आप HRTC की बसेस में सफ़र करते हैं। एक है ग्रीन कार्ड पर जो है वो 25% का डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप 50 किलोमीटर तक का सफ़र करते हैं। दूसरा है स्मार्ट कार्ड में 10% की छूट जो है वो दी जाती है। बाकी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड। तो ये सम्मान कार्ड जो है उन नागरिकों के लिए है जो सीनियर सिटीजन आते हैं, मतलब जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो उनको 30% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। महिलाओं को बसेस में जो है वो 25% डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है ना। तो जितना भी डिस्काउंट बताया उसको याद रखिएगा। और जो दूसरी बात हमने बात की कि लॉकडाउन के दौरान कितनी किलोमीटर सड़कें बनी, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक की सहायता से उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पिछले कल ही हमने बात की थी गिरिराज की एडिशन में कि युवाओं में कौशल उन्नत करने के लिए जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद कर रहा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है एक उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। वो बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सोलन के वाकना घाट में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, वाकना घाट में ये बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक है, इसको आप याद रखिएगा। वाकना घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात मैंने आपको पिछले कल ही बताई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलिप्स में स्थित है। तो ये बेसिक्स आप याद रखिएगा। और पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सहायता कर रहा है। तो ये चीज़ भी कल हमने डिस्कस की थी गिरिराज की एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुटीको वॉज फाउंडेड बाय। तो बुटीको की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बुटीको की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए वेदराम ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब ये क्यों न्यूज़ में था, आपके दिमाग में ये चीज़ तो आई होगी। देखो, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो बुटीको के फाउंडर हैं वेदराम ठाकुर, उनकी लाइफ की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको अभी जो है वो रिलीज़ किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो वेदराम ठाकुर के द्वारा स्ट्रगल किया गया था उसके बारे में बताया गया है और उनकी लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। एक और क्वेश्चन जो एलाइड में पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि वेदराम ठाकुर को जो है वो किसने मोटिवेट किया था कि वो बुटीको को ज्वाइन करें। तो उनको जो था वो मोटिवेट किया गया था गुरचरण सिंह के द्वारा। गुरचरण सिंह ने उनको मोटिवेट किया था, ये बात भी आप याद रखिए। और बुटीको की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो भुट्टी बुनकर सहकारी समिति की स्थापना जो थी वो हुई थी 1944 में। इसकी स्थापना आप याद रखिए। जो वेदराम ठाकुर के बारे में मैंने आपको बताया वो भी आप याद रखिएगा। ये कुल्लू में स्थित है बुटीको। देखो, यहाँ पर शॉल वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। हो सकता है आगे चलकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द असिस्टेंट ऑफ नाबार्ड अ टर्मेरिक प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बीन सेटअप एट। देखो, नाबार्ड की सहायता से एक टर्मेरिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जा रहा है। जो हल्दी की प्रोसेसिंग का यूनिट होता है वो स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, मंडी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मंडी में ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो मंडी में दरबार पंचायत है कोई, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। धर्मपुर असेंबली में ये पड़ती है और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। यहाँ पर ये टर्मेरिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अब देखो, टर्मेरिक प्रोसेसिंग यूनिट क्यों स्थापित किया जा रहा है, मैं बेसिक सी जानकारी देता हूँ। मंडी डिस्ट्रिक्ट में क्या, अब हिमाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो बंदरों का प्रकोप बढ़ रहा है। बंदर जो है वो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर हल्दी का जो पौधा होता है उसको लगाया जाए तो वो ज़मीन के नीचे लगता है, तो इसलिए बंदर वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा पाते। तो उसी कारण जो है इसको टर्मरिक का जो हल्दी का पौधा है वो वहाँ पर लगाया जा रहा है, मंडी की दरबार पंचायत में, जो कि धर्मपुर असेंबली में पड़ती है। ये आप याद रखिए।
देखो, अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में जो है वो पोल्ट्री फार्म भी है जो चौंतड़ा में स्थित है। तो मंडी के चौंतड़ा में पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। मंडी के बंगरोटू में जो है वो मुर्गी के चारे बनाने की इकाई स्थापित की गई है। मंडी के गुम्मा और द्रंग में जो है वो चट्टानी नमक की खदानें पाई जाती हैं। और मंडी में जो है वो कौन सी एक परियोजना है इम्पोर्टेंट, जिस परियोजना का नाम है सानन परियोजना। तो सानन परियोजना जो है 1926 में स्थापित हुई थी और इसका पहला चरण जो था वो 1933 में बनकर जो था वो तैयार हो गया था। कर्नल BC बेटी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, मतलब वो इसके इंजीनियर थे, इसके आर्किटेक्ट थे, जिनके मन में इसको लेकर विचार आया था। तो ये तो आप डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में बेसिक चीज़ें याद रखिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया वो भी आप याद रखिएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट जानकारी मंडी के बारे में। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, व्हाट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक हिमाचल प्रदेश आ स्टेट ऑफ मेडिसिनल हर्ब। तो हिमाचल प्रदेश को देश भर में औषधीय जड़ी बूटी राज्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।